So good evening students, welcome to Learners Academy. The topic is very much clear to you. कल हमने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस की एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है. दैट मींस एक्सरसाइज नंबर 5.4 इंट्रोडक्शन किया है ना. इसको एक नंबर कम कर दो, बहुत आवाज कर रहा है. दैट मींस हमने 5.4 हमने एक्सरसाइज 5.4 इंट्रोडक्शन कल स्टार्ट किया, राइट? और एक्सरसाइज 5.4 में एक नहीं दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं. एक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड सेकंड इज लॉगरिथम है. हालांकि हमको दोनों के डेरिवेटिव करने हैं, बट पहले हम सीख रहे हैं कि क्या होता है एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस. सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कल खत्म हो गया. सो टुडे वी कैन से द मेन फोकस विल बी ऑन व्हाट लॉगरिथमिक फंक्शन. मेन फोकस ये होगा. लेकिन हम क्या है, देखो चलो कल एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे थे तो भी लॉगरिथमिक कहीं ना कहीं आया सीन में, और अभी लॉगरिथमिक पढ़ रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल भी आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जिक्र पूरा हो ही नहीं सकता विदाउट लॉगरिथमिक, एंड लॉगरिथमिक का जिक्र पूरा हो ही नहीं सकता विदाउट एक्सपोनेंशियल. तो दोनों गो हैंड इन हैंड. तो आज लॉगरिथमिक पढ़ रहे हैं लेकिन एक्सपोनेंशियल का जिक्र तो करना ही पड़ेगा. और इन शॉर्ट मैंने आपको कल सिखाया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस and logarithmic functions are the inverse of each other, are the inverse of, ये इसका इनवर्स ये इसका इनवर्स. इन शॉर्ट तो कोई भी कहे कि क्या क्या कनेक्शन है दोनों में. सो बेसिकली दे आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी बात? ओके, अब स्टार्ट करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट टेकिंग एन एग्जांपल. एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं अपने को. ठीक है, करें. सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रहा हूं मैं यहाँ पे. क्या ले रहा हूँ? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन? b टू द पावर x या a टू द पावर x, कुछ भी कह लो, a टू द पावर x कह लो या b टू द पावर x कह लो. चलो, b टू द पावर x ये होता है y इक्वल टू b टू द पावर x. एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है बेटा. सो ये एक मशीन है. एवरी फंक्शन इज लाइक ए मशीन, जो कि क्या करती है, यहाँ से x लेती है और वहां से y निकाल के भी देती है. कैसे कन्वर्जन कर रही है? y इक्वल टू b टू द पावर x टाइप से कन्वर्जन कर रही है, राइट? तो लेट्स से कि अगर मैंने x की, अच्छा b को फिक्स करना पड़ेगा, b शुड बी ग्रेटर देन 1. सो b को एक बार के लिए 2 फिक्स कर देते हैं. क्या फिक्स कर देते हैं? 2. ठीक है, b को फिक्स करेंगे तो ये एक टाइप का, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा. जैसे मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 है ना, तो वैसे मैंने कहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो भी 6 है ना. एक फिक्स थोड़ी ना कि एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 6 है, वो भी 6 है. जैसे मैंने कहा पॉलिनोमियल फंक्शन इनफाइनाइट है, तो वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी इनफाइनाइट है. बेस बदलते जाओ, अलग अलग फंक्शंस मिलते जाएंगे. y इक्वल टू 2 टू द पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, केवल अकेला ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. बेस फिक्स करते जाओ. जैसे बेस मैंने 3 रख दिया तो एक डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फिर मैंने बेस 4 रख दिया तो डिफरेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन. समझ में आई बात? ओके, ठीक है. अब सुनो, 2 की जगह एक बार 10 रखो, उससे ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी. ठीक है ना, देखना ध्यान से. सो y इक्वल टू 10 टू द पावर, इसका नाम भी रखा था हमने कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो x की अलग अलग वैल्यू दिए जाओ और y की अलग अलग वैल्यू लिए जाओ. कर सकते हो आप? ये कर सकते हो. सो टेल मी, जैसे मैंने x की वैल्यू 1 रखी, जैसे मैंने x की वैल्यू क्या रखी? 1 रखी, तो 10 की पावर 1 क्या होती है? बोलो 10. आउटपुट 10 मिला. जैसे मैंने x की वैल्यू 2 रखी, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100. जैसे मैंने x की वैल्यू 3 रखी, तो 10 का क्यूब क्या होता है? 1000. जैसे मैंने x की वैल्यू 4 रखी, तो 10 की पावर 4 क्या होती है? 10,000. यहाँ तो कोई डाउट? तो कोई अगर कहे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली जो मशीन है वो एक्चुअली क्या काम करती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक बार बस बेस फिक्स कर दो. जैसे मान लो कोई मशीन है ना. अब उस मशीन में, हर एक मशीन, कोई सी मशीन ले लो, एक इनपुट एक आउटपुट हर मशीन में होता है ना, एनी टाइप. जैसे भी फैन है, इनपुट क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आउटपुट क्या है? एयर. तो कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट तो हर मशीन में है ही सही. सो लेट्स से मेरे पास कोई एक मशीन है, उसमें से कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट लेना, वे तो होता है ही सही, लेकिन कई बार क्या होती है, इसकी प्रोग्रामिंग को सेट करना पड़ता है. जैसे अब ये वॉशिंग मशीन है, अब इसमें मेले कपड़े डालेंगे, धुले हुए निकलेंगे, तो इनपुट क्या है? मेले हुए कपड़े. आउटपुट क्या है? लेकिन कुछ फिक्स करना पड़ेगा, कुछ मीटर फिक्स करना पड़ेगा, कुछ उसकी जो सेटिंग्स वगैरह होती है सेट करनी पड़ेगी. तो ऐसे मान लो ये बी जो है ना, ये वो सेटिंग है. बी की वैल्यू 10 फिक्स कर दी, ये सेटिंग फिक्स कर दी. अब इनपुट लिए जाओ, आउटपुट दिए जाओ. समझ गए? एक सेटिंग फिक्स कर दी अपन ने. अब तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन शॉर्ट आई कैन से इज ए फंक्शन which takes
पावर्स एक्सपोनेंट्स एज इनपुट। एक्सपोनेंट इनपुट की फॉर्म में आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है, एक्सपोनेंट्स हैं, चेक करो, सब एक्सपोनेंट्स हैं। और वैल्यू एज आउटपुट, वैल्यू एज आउटपुट, तो मैं कह सकता हूं कि एक्सपोनेंट्स तो इनपुट, वैल्यूज आउटपुट, प्रोवाइडेड दैट बेस फिक्स कर दे हम ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब किसी ने कहा सर ऐसा कोई फंक्शन है क्या जो ये इसको रिवर्स कर दे, अब इनपुट्स में वैल्यूज आए और आउटपुट्स में एक्सपोनेंट्स आए। दैट मीन्स अब तक हम ये कह रहे थे कि 10 की पावर 1 10 होती है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब मैं ये पूछूंगा कि 10 10 की कौन सी पावर होती है, 100 10 की कौन सी पावर होती है, 1000 10 की कौन सी पावर होती है, 10,000 10 की कौन सी, यानी आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द पावर्स, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द एक्सपोनेंट्स। अब मशीन ऐसी डिजाइन करिए, आपको जो वैल्यू है वो डालो आप इनपुट में, आपको बदले में आउटपुट पावर निकल के आएगा एंड या एक्सपोनेंट निकल के आएगा। समझ गए क्या? सो लाइकवाइज मैं यहाँ पे बना देता हूँ लॉगरिथमिक। अभी डेफिनेशन नहीं स्टार्ट करिए, अभी तो मशीन टू मशीन खेल रहे हैं, ठीक है ना, उल्टा कर रहे हैं, एक तरीके से एक मशीन बनाई उसकी उल्टी मशीन बना रहे हैं। लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट। इसको हम लिखते हैं ऐसे, y इक्वल टू लॉग बी। लिखने का तरीका बता देता हूं मैं, लिखते कैसे हैं हम इसको, y इक्वल टू लॉग लॉग x नॉट b। और जैसे इसमें बेस b फिक्स था, इसमें भी बेस b फिक्स है, और वो जैसे इसमें b ग्रेटर देन 1 था, इसमें भी b ग्रेटर देन 1 है, बेस इसमें भी ग्रेटर देन 1 है। बोले यहाँ तो कोई डाउट? अब लेट से इसको डिजाइन करते हैं और b को 10 फिक्स कर देता हूँ पिछली बार की तरह, तभी कंपैरिजन अच्छे से 1 to 1 हो पाएगा। तो वही मशीन आई मेरे पास, y इक्वल टू लॉग एक्स, b को तो 10 फिक्स कर दिया, x, उधर फंक्शन मशीन क्या थी 10 to the power x, इधर है log x, 10 to the power x log x। बेस इधर भी 10 था, बेस इधर भी 10 था भाई, एक इनपुट एक आउटपुट इधर भी था और एक प्रोग्रामिंग के लिए एक b था, एक इनपुट एक आउटपुट इधर भी है, x और y इनपुट आउटपुट, और प्रोग्रामिंग के लिए बेस भी है, उधर बेस लिखते हैं यहाँ पर, उधर बेस लिखते हैं, लिखने का तरीका है बस ये अलग अलग। डन, ओके। चलिए तो वही सेम चीज x और y लिए जाओ दिए जाओ, बोलो x लिए जाओ y दिए जाओ। अब सुनो, मैंने क्या कहा था, जो यहाँ पे y है वो यहाँ पे x बनेगा, और जो यहाँ पे x है वो यहाँ पे y बनेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे y है, जो वैल्यूज हैं उनको मैं x की जगह डालूंगा। कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 10 100 1000 10,000, ठीक है ना, एंड सो ऑन। यानी कि इसका डोमेन वैल्यूज हैं, उसका डोमेन एक्सपोनेंट्स थे और वैल्यूज उसकी रेंज में थी, उसका आउटपुट थे। इसकी तो डोमेन ही वैल्यूज हैं और आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, जैसे आप थोड़ी सी दिक्कत आपको जब आप साइन एक्स से साइन इनवर्स एक्स में गए थे तो दिक्कत हुई होगी ना, पर एक बार डाइजेस्ट हो गया तो अब थोड़ा ना दिक्कत है। जैसे साइन को इनपुट मिलता था एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री, आउटपुट होता था वैल्यू, और फिर साइन इनवर्स एक्स को क्या होता था, इनपुट होता था वैल्यू, आउटपुट होता था एंगल। अब एक बार ये डाइजेस्ट नहीं हुई बात कि सर आउटपुट में एंगल कैसे निकला, फिर थोड़ा सा हमने किया तो समझ आया, सेम टू सेम वही इसका उल्टा है। इनपुट में वैल्यूज हैं, आउटपुट में एक्सपोनेंट्स हैं, आउटपुट में क्या है। अब आपको ये सोचना है कि 10 की कौन सी पावर 10 है, पहली पावर ही 10 है, 10 की क्या पावर लगाऊं कि 10 आंसर आ जाए, 1 पावर लगा दो। 10 की कौन सी पावर लगाऊं कि 100 आंसर आ जाए, 10 का स्क्वायर कर दो। 10 की कौन सी पावर लगाऊं कि 1000 आ जाए, 3। और 10 की कौन सी पावर लगाऊं कि ये 10,000 आ जाए, 10 की कौन सी पावर लगाऊं कि 10,000 आ जाए, 4। समझ आया? बोलो। देखो ये 10 की पावर x नहीं है, ये है log x टू द बेस 10, 10 की पावर नहीं है वो। देखो जनरली अपन कुछ लिखते हैं और ऊपर लिखते हैं तो इसकी पावर होती है, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन को लिखने का तरीका है log x। अब ये x यहाँ पे वैल्यू होगी, ये वैल्यू कौन सी पावर से मिलेगी, अब बेस नीचे लिखना पड़ेगा, जैसे हमने बेस लिखा 10, तो 10 की पावर x नहीं है। आपको ऐसा सोचना है कि 10 की कौन सी पावर लगाएं कि ऊपर वाली वैल्यू आंसर आ जाए। समझ गए? डन, क्लियर है। अब 10 की कौन सी पावर लगाए हैं कि अब x क्या दे रहे हो आप, 10 दे रहे हो ना, तो ये एक तरीके से log 10 हो गया, क्या हो गया, log 10। तो 10 की कौन सी पावर लगाएंगे 10 आंसर आ जाए, 1 लगाओगे। और log 100 कर दूं तो 10 की कौन सी पावर लगाऊंगी 100 आंसर आ जाए, स्क्वायर। मैं तो कर दूं 1000, तो 10 की कौन सी पावर लगाऊं कि 1000 आंसर आ जाए,
फिर मैं कह दूं 10,000, तो 10 की, अब ये x ही तो है, देखो ये आगे x लिखा है ना मैंने, तो ये अलग 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 वैल्यूज x की फॉर्म में मिलते हैं, तो 10 की कौन सी पावर 10 लगाऊंगी, 10,000 आंसर आ जाए, तो आंसर आ जाएगा 4। बोलो समझ आया क्या? इट इज नॉट 10 टू द पावर x, इट इज x टू द बेस 10, उल्टा है, 10 टू द पावर x नहीं है, उल्टा x टू द log x टू द बेस 10 है। यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? तो मैं कह सकता हूँ कि इसके जो रेंज आती है, इसका जो आउटपुट है, दोज आर एक्सपोनेंट्स, इसके जो आउटपुट है वो एक्सपोनेंट्स होते हैं, इसके जो आउटपुट्स हैं उसकी वैल्यूज उल्टा है मतलब। बोलो यहाँ इस पिक्चर में कुछ काफी कुछ क्लियर हुआ? हुआ? अब सुनो एक और चीज, कई बार बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ से जैसे y मिला तो वैल्यूज हैं ये, तो फिर इसका मतलब इसको y मिल रहा है इनपुट के फॉर्म में, भाई ये वैल्यूज मिल रही है ना इसको इनपुट की फॉर्म में, वो तो y थी, तो यानी कि इस मशीन को y मिल रहा है और उसको x ये निकाल रही है बाहर। देखो अगर अपन 1 to 1 कंपेयर करेंगे, इधर से इधर आएंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ y मिला, लेकिन किसी भी फंक्शन को अपन किसी भी फंक्शन में, नॉट ओनली लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस, कोई भी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, हमेशा x इनपुट होता है और y आउटपुट होता है। जब अपन एज ए फंक्शन उसको रिप्रेजेंट करेंगे तब अपन y इक्वल टू लॉग एक्स ही लिखेंगे, x इक्वल टू लॉग वाई नहीं लिख सकते। समझ गए? x हमेशा इनपुट माना जाएगा, x हमेशा क्या माना जाएगा? इनपुट माना जाएगा। ठीक है, तो हमको चेंज करना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि y दे रहे हैं और x निकल रहा है, नहीं, x दे के ही y निकलेगा। पर वो x की डेफिनेशन बदल गई, x की डेफिनेशन कल तक एक्सपोनेंट्स की थी, आजकल x की डेफिनेशन वैल्यूज की है, और y की डेफिनेशन कल तक वैल्यूज की थी, आजकल y की डेफिनेशन एक्सपोनेंट्स। डन। तो इन शॉर्ट आई कैन से वन थिंग विच इज, इन शॉर्ट आई कैन से वन थिंग, देखो इधर, log a टू द बेस b अगर x है, log a टू द बेस, या फिर एक काम करो log a टू द बेस a, ठीक है, एक बार के लिए लिखो, तो तो b की पावर x a होगी, तो b की पावर x, अच्छा चलो एक्सपोनेंशियल से करते हैं, कल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या लिखा था बोलो, y इक्वल टू, अब यहां से लॉगरिथमिक फंक्शन बनाना है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन y पे लगेगा, जो आउटपुट है बेस b, और आंसर इसका इनपुट में एक्सपोनेंट आएगा। तो आप चेक करो, चेक करो, b टू द पावर एक्स वाई मिला, चेक करो b टू द पावर एक्स वाई मिला, तो यहां से यहां जाके ऐसे आ जाओ, जो नीचे रखा हुआ है बेस उस पर वो आउटपुट है ना, वो पावर लगाओ, तब जाके ये जो इनपुट है ना वो वैल्यू मिलेगी। समझ आया? समझ आया? अब फटाफट क्विकली, अब फिर वही बात कि सर इनपुट में वाई क्यों मिला, क्योंकि मैंने इधर से कन्वर्ट किया यार, मैंने इधर से कन्वर्ट किया है, तो वो अभी जब मैंने कन्वर्ट, अभी मैंने डोमेन रेंज की डेफिनेशन चेंज नहीं करी है, तो फिर मैं इनपुट में वाई रखूंगा ना, क्योंकि उधर आउटपुट में वाई था, इधर से कन्वर्ट करोगे तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन एक्चुअली कभी भी लॉग वाई नाम का फंक्शन नहीं होता, लॉग एक्स नाम का फंक्शन होता है, क्योंकि हम इनपुट में हमेशा क्या डालेंगे, एक्स, और आउटपुट में हम क्या रखेंगे, वाई। ठीक है चलो, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लो, जैसे कि मान लो मैंने कहा 2 का क्यूब इक्वल टू 8, कुछ एग्जाम्पल से कन्वर्ट करके बताओ आप, है ना। 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, 5 का क्यूब इक्वल टू 125, ओके, एंड लेट्स से 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, एंड 7 का क्यूब इक्वल टू 343। इन सब का लॉग बना के बताओ, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। बोलो क्या लिखूंगा, लॉग क्या, 8 जो आउटपुट है, टू द बेस 2, आंसर क्या आएगा, 3। समझ आया? अनुष्का अब आप करो उसको कन्वर्ट, log 9 टू द बेस 3 इक्वल टू 2। सृष्टि आपकी बारी, log 125 टू द बेस 5 इक्वल टू 3। चलो सृष्टि अगेन, अनुष्का अगेन यू, log 100 टू द बेस 10, टू द बेस 2 नहीं, टू द बेस 10, आंसर में एक्सपोनेंट, ठीक है, इधर बोलो सृष्टि, log 343 टू द बेस 7 इक्वल टू 3, 7 की पावर 3 इक्वल टू 343, 10 का स्क्वायर 100, 5 की क्यूब 125, 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8। वेरी इजी, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी किसी भी किस्म का। सो मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट कर सकता हूँ, दैट मीन्स, हाँ ये b टू द पावर x, हाँ एक्सपोनेंशियल की नजर से देखें तो ये कल तक इनपुट था, लेकिन अगर लॉगरिथमिक की नजर से देखेंगे तो ये y है और ये x है। ठीक
है ना, लॉगरिथमिक की नजर से बिल्कुल लॉगरिथमिक को एक सेपरेट फंक्शन माने, इसका लेना देना ना रखें एक्सपोनेंशियल से, बिल्कुल सेपरेट फंक्शन है। तो हर एक सेपरेट फंक्शन में एक्स इनपुट होता है और वाई आउटपुट होता है। लेकिन अगर आप कन्वर्ट एक्सपोनेंशियल से करोगे तो जब वो उसका उल्टा है तो फिर वाई और एक्स एक बार के लिए तो उल्टे ही नजर आएंगे। ठीक है, डन, ओके, क्लियर। सो एक बार इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन अवर नोट्स, जितना हमने सीखा कल की क्लास का जस्ट उल्टा काम करना है आज पूरी क्लास में, पर आज थोड़ा काम ज्यादा है क्योंकि आज लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज भी सीखनी है। ठीक है, कल अपन ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखा था, आज लॉगरिथमिक फंक्शन सीख रहे हैं, लेकिन लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज की है जो भी इसी में कवर करनी है। लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज जो है हमको इस चैप्टर में नहीं काम आएंगी बट इंटीग्रेशन में काम आएंगी, तो वापस इधर आना पड़े हमको, इससे अच्छा है हम इधर ही कवर कर लें। जब लॉगरिथमिक फंक्शन पूरा ही डिफाइन कर रहे हैं तो फिर पूरा ही डिफाइन कर रहे हैं तो सब कुछ डिफाइन करें। चलो जी, तो एक बार कल का रिवीजन, बी टू द पावर एक्स ए है, वैसे तो कल वाई था पर एज ए एग्जाम्पल ले लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यही तो था, वाई इक्वल टू बी। अगर बी टू द पावर एक्स ए है फॉर एनी रियल नंबर बी ग्रेटर देन 1, एक्स कैन बी एनी रियल नंबर, ए जो आउटपुट है एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ये सारी बातें क्लियर है, अब उल्टी होने वाली चीजें। कल तक डोमेन था एनी रियल नंबर और रेंज थी, मतलब आउटपुट था एनी पॉजिटिव रियल नंबर। अब उल्टा करो, अब डोमेन है एनी पॉजिटिव रियल नंबर और रेंज है एनी रियल नंबर, उल्टा होगा, उल्टा, समझ गए। देन लॉगरिथमिक, देन लॉगरिथम ऑफ ए, लॉगरिथम ऑफ ए जो आउटपुट है टू द बेस बी, बेस कल भी बी आज भी बी, इज एक्स, इज एक्स, मतलब लॉग ए, लॉगरिथम ऑफ ए को शॉर्ट में क्या लिख दूंगा मैं, लॉग ए टू द बेस बी का वैल्यू एक्स निकल के आएगी, लॉग ए टू द बेस बी क्या निकल के आएगा, ए एक्स निकल के आएगा। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे कराएंगे हम, जैसा भी बोला वैसे के वैसे, log a टू द बेस b इक्वल टू एक्स, अभी उधर से कन्वर्ट किया है उस हिसाब से। ठीक है, फॉर b ग्रेटर देन 1, ए कल भी क्या था, ए कल भी क्या था, पॉजिटिव रियल नंबर था, आज ही पॉजिटिव रियल नंबर है, पर कल ए रेंज थी आज डोमेन है, कल ये रेंज थी आज ये डोमेन है। कल एक्स एनी रियल नंबर था, आज भी वो एनी रियल नंबर है, वो आज भी एनी रियल नंबर है, पर प्रॉब्लम ये है कि कल एक्स उसमें डोमेन थी, उल्टा बोल दिया मैंने, एक्स नहीं, कल उसमें एक्स आउटपुट लगाया था मैंने, है ना, इस फंक्शन के हिसाब से देखो, इक्वल टू एक्स लिखा है ना, नहीं इक्वल टू एक्स नहीं लिखा, एक्स इसमें डोमेन है इसमें रेंज है, और ए उसमें रेंज थी और इसमें डोमेन है, समझ गए, क्लियर है। ठीक है, बाकी वैल्यू वही है। चलें आगे, इन सिंपल टर्म्स, सरल भाषा में बात करें तो वी कैन से दैट लॉगरिथमिक फंक्शंस आर द इनवर्स फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस which gives exponents और powers as output, जो कि आउटपुट के रूप में एक्सपोनेंट ऑब्लिक पावर देता है, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गई देसी सरल इंट्रोडक्शन। अब एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन, एनसीईआरटी डेफिनेशन जो हमको गिवन है, डोमेन टू रेंज करके देते हैं ना अपन, एज ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डोमेन टू रेंज करके इंट्रोडक्शन देते हैं वो वाला। ये कर दे इंट्रोड्यूस, उसके बाद फिर चलेंगे ग्राफ पे। ओके, ध्यान दो यहाँ पे, लॉगरिथम एज ए फंक्शन, तो इसकी डोमेन में एनी पॉजिटिव रियल नंबर, यानी लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर पे या जीरो पे नहीं लगता, कभी भी लॉग जीरो नॉट डिफाइंड। एक्स आपको पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, मतलब लॉग जिस पे लग रहा है वो पॉजिटिव नंबर चाहिए, क्योंकि किसी की भी पावर आप कुछ भी करो नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो उधर नेगेटिव आएगा नहीं, इधर नेगेटिव मिलेगा नहीं, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी नहीं। हाँ, आंसर एनी रियल नंबर हो सकता है, आंसर पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, जीरो, कुछ भी हो सकता है, मतलब पावर, आंसर इसकी पावर है ना, तो पावर जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी था ना वहां पे, पर इनपुट में इसको जो एक्स मिलेगा वो हमेशा हर हाल में पॉजिटिव मिलेगा, इसका वाई कुछ भी होगा। ठीक है, डिफाइंड बाय दिस वे। अब देखो, अब फंक्शन के रूप में कह रहे हैं ना हम, तो देखो इनपुट में वापस एक्स रख दिया, आउटपुट में वापस वाई रख दिया। जब फंक्शन एक्स से सेपरेट फंक्शन के रूप में कहेंगे तब हर एक फंक्शन को इनपुट एक्स देते हैं, आउटपुट वाई देते हैं। ठीक है, बी कल भी ग्रेटर देन 1 था, आज भी ग्रेटर देन, तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड है तो, बी टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स है तो, बी टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स है तो, डन, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, टेल मी। ओके, अब बात करते हैं ग्राफ की। तो जैसे कल अपन ने अलग अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बनाए थे, वैसे अलग अलग लॉगरिथमिक फंक्शंस बन सकते हैं, बी बेस बदलते जाओ, बेस 2 बदला रखा अलग,
बेस ई रखा अलग, ई भी यूलर नंबर भी बेस बन सकता है, और 10। तो वैसे तो 2 3 4 बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन अभी शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या रखे हैं, 3 रखे हैं। एक तो एक कोई भी एग्जाम्पल है 2 वाला, और एक ये इसको कहेंगे नेचुरल लॉग, इसको कहेंगे कॉमन लॉग। इसको क्या कहेंगे, कॉमन लॉग। यहाँ तो कोई डाउट? ओके। कल सुनो क्या हो रहा था, जैसे जैसे बेस बढ़ा रहे थे तो फंक्शन इस साइड टेंड कर रहा था। आज उल्टा है, जैसे जैसे बेस बढ़ा रहे हैं, 2 से ई आया, 2 ई की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, याद रहे, 2.718, उससे बड़ा बेस आया 10, तो फंक्शन इस साइड टेंड हो रहा है, क्योंकि इनवर्स है ना, जस्ट उसका उल्टा काम करेगा नहीं करेगा। ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि लॉगरिथमिक फंक्शन में कौन सा ज्यादा स्टीप है, तो जिसकी बेस कम है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कौन सा ज्यादा स्टीप होता है, जिसकी बेस ज्यादा है। और लॉगरिथमिक फंक्शन में कौन सा ज्यादा स्टीप होता है, जिसका बेस कम है, कंपैरिजन में उससे कम है। ठीक है, एक डिफरेंस पकड़ में है। ओके फाइन। अब एक बार के लिए मैं ग्राफ शीट खोलता हूँ, क्योंकि ग्राफ शीट दिख रही है सबको। वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है अपने को। ओके। सो टू बेस बेस 2 के हिसाब से कुछ पॉइंट्स मिलान करते हैं। अभी मैं वो ग्राफ बता दूं तो समझ में नहीं आया ग्राफ कैसे बना, है ना। सो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाएंगे तो बेस फिक्स करना पड़ेगा। सो बेस को रख देते हैं, बी की वैल्यू रख देते हैं 2 फिक्स, रख दी। और अलग अलग वैल्यूज रखे जाओ। सबसे पहले लॉग लगाओ, जीरो पे तो लगा ही नहीं सकता, लगा सकता हूँ बताओ? जीरो पे नहीं लगा सकता ना, पॉजिटिव रियल नंबर पे लगाना पड़ेगा। सो मैं 1 पे लगा दूं। ठीक है, टू द बेस 2। अब आप सोचो, 2 की कौन सी पावर 1 होती है, 2 की कोई सी भी पावर नहीं, 2 की 0 पावर 1 होती है, 2 की पावर 0 1 होती है ना। ठीक है, बेस 2 फिक्स है। अब अगला नंबर ले लो 2। तो 2 की कौन सी पावर 2 होती है, 1। 2 की 1 पावर 2 होती है। लेकिन अब मैं 3 नहीं ले सकता, क्योंकि 2 की कोई सी पावर 3 नहीं होती, अब 4 लेना पड़ेगा। अब क्या लेना पड़ेगा, 4, मतलब 2 के मल्टीपल ही लेने पड़ेंगे ना मुझे यहाँ पे। सो लोग 4 निकालते हैं टू द बेस 2, तो 2 की कौन सी पावर 4 होती है, 2। फिर 4 के बाद बताओ क्या लेना पड़ेगा, 8। लॉग 8 टू द बेस 2, तो 2 की कौन सा पावर 8 होती है, 3। एंड देन आ जाओ लॉग 16 टू द बेस 2, तो 2 की कौन सी पावर 16 होती है, 4। तो इनको कनेक्ट करें, तो देखो इनमें ये तो इनपुट है और ये आउटपुट है। बेस तो फिक्स है, ये इनपुट, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये आउटपुट, मतलब ये एक्स है, ये क्या है, एक्स, ये क्या है, वाई। समझ आया, ये एक्स है और ये वाई, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये क्योंकि बेस तो फिक्स है। चलो, तो 1,0 एक पॉइंट मिलेगा। ग्राफ बना रहा हूं मैं इसका, तो 1,0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। कल आपको बताया था कि उसका ग्राफ हमेशा 0,1 से पास होता है, इसका ग्राफ हमेशा 1,0 से, उसका 0,1 से होता था, इसका 1,0। ठीक है। उसके बाद आ जाओ 2,1 भी अगला पॉइंट मिलेगा। 2,1 यहाँ होगा, अगला बोलो। फिर 4,2 कहाँ आएगा, 4,2 यहाँ आएगा, आ रहा है। देन उसके बाद आ जाओ 8,3 कहाँ आएगा, 8,3 समवेयर अराउंड हेयर। और लास्ट 16,4, 16,4 समवेयर। देन इसको कनेक्ट कर दूं, मैं ग्राफ बना दूं। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ दिख रहा है आपको, बोलो। अब आप बुक में देखो ऐसा ही ग्राफ है, हमारे नोट्स में देखो ऐसा ही ग्राफ है, नीचे देखो। ठीक है, ये ग्राफ देख पा रहे हो, 2 टू द पावर x का ग्राफ। ठीक है, वहां से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ग्राफ बना के बताया, वहां बना बनाया पड़ा है। तो इस तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। सर आपने x की वैल्यू 1 ली, क्यों ली x की वैल्यू 1, क्यों 1 से स्टार्ट क्यों करा, बोलो। पॉजिटिव रियल नंबर लेना था, तो 1 से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर नहीं मिला आपको, मिनिमम 1 क्यों लिया आपने। b की वैल्यू, b की वैल्यू नहीं कह रहा हूं, b तो फिक्स है 2। आई एम टॉकिंग अबाउट x, ये x है ना, 1 2 3 4। x की वैल्यू 1 क्यों ली, 1 से छोटी क्यों नहीं ली। बी तो देखो, जो बेस होता है वो ग्राफ में कहीं नहीं आता। बी की वैल्यू 2 कहीं मार्क करी क्या मैंने, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ। बेस तो उस फंक्शन की प्रोग्रामिंग है। ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है हमेशा हमारे पास। तो एक्स और वाई आएगा ग्राफ में, तो 2 कहीं मार्क हुआ क्या बताओ, कल एक्सपोनेंशियल में कहीं मार्क हुआ था गेट, जिसका जो बेस था। तो बेस तो जो है वो तो फिक्स कर दिया, ये 2 फिक्स कर दिया मैंने। ये ग्राफ में इसका कहीं भी इंप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है ना। बस ग्राफ में इसका इंप्लीकेशन यहाँ होगा कि इसको मैं लिख दूंगा, इट इज अ ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू
वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 2, यहाँ पे 2 मार्क कर दो, दैट्स इट। ठीक है ना, बाकी ये 2 कहीं मार्क नहीं होगा। अब बात करते हैं एक्स, एक्स एक्सिस से मिलेगा, वाई वाई एक्सिस से मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू आपने क्या ली, 1 2, देखो 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 और फिर 16। और वाई की वैल्यू क्या ली आपने, 1 पे 0, 2 पे 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे लिया आपने। माई क्वेश्चन इज आपने एक्स 1 से छोटा क्यों नहीं लिया? क्या ले सकते हैं हम 1 से छोटा? बोलो अनुष्का। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि बेटा सपोज करो मैंने स्क्वायर करना सीखा तो मैं परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर करूं, ऐसा होता थोड़ा ना। फंक्शन तो सबके लिए डिफाइंड है ना। हम एग्जाम्पल वो ले रहे हैं जो हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं, लेकिन इनके बीच में भी तो पॉइंट्स है ना, तो आ रहे हैं ना, वो पॉइंट्स भी शामिल है ना इसके ग्राफ में। वो एक्सक्लूडेड थोड़ी ना है वो सारे पॉइंट्स, ऐसा थोड़ा ना कि ये 1 2 3 4 5 ही पॉइंट्स है, इसके बीच के पॉइंट्स है ना, तो उधर भी हो जाएंगे। तो मेरा सवाल अभी भी वही है कि 1 से छोटी वैल्यू ले सकता हूँ कि एक्स की? नहीं ले सकता, क्यों? -4 करा तो -4 नहीं कह रहा हूं मैं तो 1 से छोटा डायरेक्ट -4 ही होता है क्या? थोड़ा करीब आओ ना, बहुत ज्यादा दूर चले गए आप। और जो थोड़ा सा करीब आओ, थोड़ा सा और। 0.5 0.2 0.1 यानी 0 और 1 के बीच के नंबर क्यों नहीं ले सकते, ये समझाओ बेटा। क्या डेफिनेशन सीखी है आपने इसकी, कि इसके अंदर एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा इसके अंदर, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर क्या होगा, पढ़ो। क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। तो क्या पॉजिटिव रियल नंबर 1 से ही शुरू होते हैं क्या? तो इसकी वैल्यू 1 से ही थोड़ा स्टार्ट होगी। पॉजिटिव रियल नंबर कहां से शुरू होते हैं बोल दो जरा। 0, मतलब उसमें 0 भी शामिल नहीं है, 0 से जस्ट बड़ा नंबर वही होगा पॉजिटिव रियल नंबर। दैट मीन्स इस ग्राफ में आई कैन टेक द वैल्यूज बिटवीन 1 एंड 0 एज वेल। हाँ, 0 या 0 से छोटी वैल्यू नहीं ले सकता मैं। दैट मीन्स इसका ग्राफ जो है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में घूमेगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं घूमेगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और वो एक्स की वैल्यू नेगेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं रहता। सिमिलरली कल कल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में घूम रहा था, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और उसमें वाई की वैल्यू नेगेटिव अलाउड नहीं है। इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव अलाउड नहीं है, उसमें वाई की वैल्यू नेगेटिव अलाउड नहीं है, क्योंकि उसमें रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती, इसमें डोमेन नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट मीन्स मैं इन दोनों के बीच की वैल्यू भी चाहूं तो ले सकता हूं। लेने की कोशिश करें। ओके, देखना है इधर स्क्रीन। मुझे बताओ 2 की पावर -1 क्या होती है? 1/2। 1/2 की पावर 1 यानी 1/2। 1/2 बोले तो 0.5, यानी 2 की पावर -1 0.5 है। इस पूरे एक्सप्रेशन को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करो। लॉग, हाँ, इक्वल टू, यानी 0.5 पे वैल्यू -1 आ रही है। 0.5 कहाँ होगा, यहाँ 0 और 1 के बीच में, इसमें वैल्यू -1 आ रही है, यानी कि ये आगे चल के इस पॉइंट से टकराएगा। 0.5 -1 यहाँ आएगा नहीं आएगा बताओ? एक्स की वैल्यू 0.5, वाई की वैल्यू -1 आ रही है ना, दैट मीन्स ये आ गया कैसे टकराएगा। इवन और नजदीक जाएगा, और नजदीक जाएगा, लेकिन ये कभी इसको टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको टच करने का मतलब, वाई एक्सिस को छूने का मतलब है एक्स की वैल्यू 0। वो उसके लिए पाबंदी है, एक्स की वैल्यू 0 नहीं ले सकते आप, 0 से बड़ी लेनी पड़ेगी। उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता था जो इस पॉइंट से गुजरता था, इस पॉइंट से तो वो गुजरता था फिक्स और फिर जाता था, लेकिन वो इसको इतना टच नहीं करता था, क्योंकि एक्स एक्सिस को उसने छू लिया तो वाई की वैल्यू 0 हो गई, और उसके लिए वाई की वैल्यू 0 लेना पाप था, क्योंकि उसकी रेंज पॉजिटिव रियल नंबर ही होगी। इसका ग्राफ जो है ऐसा बनेगा, लेकिन ये इसको नहीं छुएगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को छू लेता है तो फिर क्या होगा, एक्स एक्सिस को छूने का, वाई एक्सिस को छू लेता है तो एक्स की वैल्यू 0, और एक्स की वैल्यू 0 नहीं ले सकता, ये एक्स की वैल्यू उसको 0 से बड़ी लेनी है, पॉजिटिव रियल नंबर।
एक्स पॉजिटिव रियल नंबर लेना है, दैट मीन्स इट कैन नॉट टच वाई एक्सिस। समझ आया? ठीक है। तो कभी भी ऐसे मत मानना कि इसका ग्राफ शुरू 1 से होगा, इसका ग्राफ शुरू 0 से होगा पर 0 टच नहीं करेगा। 0 से जस्ट ऊपर वाले नंबर से इसका ग्राफ शुरू होगा, यानी पॉजिटिव रियल नंबर से होगा। और एक मैंने एग्जांपल देके बता भी दिया, देखो -1 पे 0.5 पे -1 वैल्यू आ रही है। 0.5 एक्स, तो एक्स मैंने क्या लिया 0.5, वाई तो नेगेटिव आ सकता है, नहीं तो वाई है, तो आंसर क्या है -1। यानी कि वाई, इसकी वैल्यू जो है वाई एक्सिस तक नीचे तक जाएगी, नेगेटिव वैल्यूज और ज्यादा नीचे आ सकती हैं। -1 क्या, कल को इसका आंसर -2 -3 -4 -5, लार्ज नेगेटिव वैल्यूज भी इसका आंसर आ सकती हैं। ठीक है ना? पर इसका इनपुट कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा या 0 भी नहीं होगा। समझ आया? बोलो, क्लियर है क्या? हम्म? थोड़ा बहुत समझ, क्या, कहाँ पे? एक्स अगर मैं 0 ले लूं तो आप कहना चाह रहे हो log 0। अब आप कुछ भी बेस लगाओ, चलो 2 लगाओ, तो 2 की कौन सी पावर 0 होती है? 2 की पावर 1 0 होती है। जो मर्जी है पावर लगा, तो कभी 0 बन सकता है क्या? तो वैलिड हुआ क्या? लिखना ही वैलिड हुआ क्या? इसलिए log 0 डिफाइंड ही नहीं है। पॉजिटिव रियल नंबर में 0 क्यों आएगा? 0 इज ए न्यूट्रल रियल नंबर। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 इज न्यूट्रल। तो पॉजिटिव में 0 नहीं शामिल होगा। ओके, 0 से बड़े सारे नंबर शामिल हैं, 1 तो है ही सही, 2 3 4 आगे भी चलिए ना, 16 तक तो आ ही गए थे अपन। और 0 और 1 के बीच के भी शामिल है, जैसे मैंने 0.5 शामिल करके बताया आपको। ठीक है, एक और शामिल कर लो, चलो मुझे बताओ। 0.125, तो 2 की कौन सी पावर 0.125 होगी, बता सकते हो? सोच के देखो जरा। 0.125, 2 की कौन सी पावर 0.125 होगी, सोच के बताओ जरा। नहीं पता? 0.125 को क्या लिख सकते हैं अपन? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। हम्म, हाँ, 125 डिवाइड बाई 100, 1000। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नहीं पता आपको? 125 रुपए कितनी बार गिने कि 1000 हो जाए? 8 बार। 1/8। आपको ये छोटी मोटी वैल्यूज मुंह जबानी याद होनी चाहिए, जैसे 1/2 0.5, 1/4 0.25, और 1/8 0.125। आठवां हिस्सा होता है 0.125, चौथा हिस्सा होता है 0.25, आधा हिस्सा होता है 0.5। सो इट इज एक्चुअली 1/8। तो 1/8 लाने के लिए 2 की पावर -3 कर दो ना बेटा। अगर मैं 2 की पावर -3 करूंगा तो इसका आंसर 1/8 होगा, नहीं होगा? होगा। तो log 1/8 टू द बेस 2 का आंसर -3 हो जाएगा। यानी कि 0.125 जब मैं x लूंगा तो y क्या आ जाएगा, -3। तो 0.125 अब और भी नजदीक जाना पड़ेगा आपको। देखो, एक पॉइंट ये सेलेक्ट हुआ था, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट हुआ था, है ना? 0.5 पे क्या सेलेक्ट हुआ था, -1। 0.5 से भी और थोड़ा इधर जाओ, 0.125, तो लगभग इसके एक्स एक्सिस 0 से नजदीक ही है, और उस पर आंसर क्या आ रहा है, लेकिन उस पर आंसर आ रहा है -3। दैट मीन्स -3 यहाँ है। ठीक है ना? तो ये वाला पॉइंट सेलेक्ट होगा, ये जस्ट इसके 0.125 ही मानूंगा, इसको 0 से जस्ट बड़ा। तो इसके बाद ये ग्राफ थोड़ा सा और ऐसे जाएगा, पर फिर भी अभी इसको टच नहीं कर सकता। अभी मैं बना रहा हूँ तो टच हो रहा है, बिकॉज फ्री हैंड से बना रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो समझ गए कि डाइजेस्ट हो गया क्या लॉगरिथमिक फंक्शन ग्राफ? यूं, यूं। हाँ, एक्सपोनेंशियल इजी था तो साइन इजी था, साइन इनवर्स मुश्किल है। ये तो प्रकृति का नियम है, सीधी काउंटिंग गिनना इजी है, रिवर्स काउंटिंग करना मुश्किल है। अभी तो इंटीग्रेशन शुरू होने दो, फिर आपको डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी था। ठीक है। सो ये तो प्रकृति का नियम है कि ऑब्वियसली आप सीधा चलो और उल्टा चलो। उल्टा चलना इजी है कि सीधा चलना इजी है? उल्टा चलना ऑब्वियसली में। आप गाड़ी को सीधे चलाओ और गाड़ी को रिवर्स गियर में डालो, आप रिवर्स गियर में मुश्किल से एक गली पार कर सकते हो, पूरी निवाई थोड़ा घूम के आ सकते हो रिवर्स गियर में। तो ऑब्वियसली मुश्किल है, ये तो मैं मान रहा हूँ ना, बट इसका मतलब ये नहीं कि उससे भाग जाएं। इसका मतलब ये है कि उसमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, कॉन्सेप्ट को बार बार रीड आउट करने की जरूरत पड़ेगी, नोट्स बनाएंगे तो उसको समझ समझ के
करने की जरूरत पड़ेगी, प्लस कोई जैसे ही डाउट्स आ जाए तो पूछने की जरूरत पड़ेगी। ओके डन। तो ग्राफ का पंगा खत्म कर दूंगा मैं आगे, तो आगे की कुछ बातें बताएं, क्योंकि ग्राफ जब तक डाइजेस्ट नहीं होता ना तो आगे की चीजें समझने में मजा नहीं आता। ग्राफ डाइजेस्ट हुआ, ओके, इसके ऑब्जर्वेशन जैसे कल अपन ने देखे थे उसके 5 ऑब्जर्वेशन के ऑब्जर्वेशन दिखा दें हम। ओके चलो जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल छोटी मोटी बातें जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, फिर सीधे प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। छोटी मोटी बातें हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन समझ गए तो स्पेशल टाइप ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन समझ जाते हैं, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन एंड नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला जिसका बेस 10 है, ठीक है। और एक नेचुरल लॉग क्या होगा, मेरा नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसका बेस ई है ना। तो इसको आप चाहो तो इसी के बाद लिख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ लिखा हुआ है। जो जो इजी है मैं पहले खत्म कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन अभी बाद में देख लेंगे एक बार, है ना। पहले उसको देख लो, इसके नीचे लिखा हुआ है, ये भी बाद में देखेंगे। मतलब इसके बाद आप चाहो तो जैसे ये लिखो ना प्रॉपर्टीज भी बाद में, सीधे आप टाइप्स लिख देना। वो लास्ट टाइम क्या लास्ट ईयर क्या टाइप्स लिखना हम भूल गए थे, इसलिए बाद में याद आया तो हमने नीचे नोट किया हुआ है, लेकिन आप पहले लिख देना इसको ना, प्रॉपर्टीज अभी बाद में बताता हूँ मैं। स्पेशल टाइप ऑफ लॉगरिथम ये जस्ट उसके बाद नोट करना है, इजी टॉपिक है ना। क्या, दो टाइप्स के लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, एक नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस 10 हो जाएगा, दैट मींस आप लिख सकते हो दैट इज बी इक्वल टू 10, और इसमें दैट इज लिख ही दो हैंड टू हैंड, ये लो, जो अमेंडमेंट करेंगे अगले साल वालों के लिए काम आएगा, ठीक है ना। दैट इज बी इक्वल टू 10 है इसमें, दैट इज बी इक्वल टू ई है इसमें, क्या है, डन। ओके, दूसरी चीज जो ये नेचुरल लॉग्स है उनको हम एल एन एक्स के नाम से भी डिनोट कराते हैं, ये भी कल मैंने बताया था। ये आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे ना आईआईटी जी के, उसमें वो नेचुरल लॉग ना लिख के इसको शॉर्ट में लिखता है एल एन एक्स, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे कराएंगे अपन, मतलब y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई है ना, इस पूरी बात को एल एन एक्स लिख दो, दैट्स इट। तो एल एन एक्स क्या है, तो y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ई है, डन। तो ये तो छोटा सा टॉपिक समझ में आया, कॉमन एंड नेचुरल वाला बेस चेंज कर दो, है ना। ओके, वन मोर थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तो बेस देना ही पड़ेगा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ y इक्वल टू बेस नहीं दे रहा हूँ, सीधे पावर दे रहा हूँ, तो बेस बताओ सर क्या है, ये क्या है ना। लेकिन अगर मैं सिंपली log x कहता हूँ, बेस बताओ नहीं, तो हमेशा ई बेस को कन्वर्ट कंसीडर करना है। ओके, व्हेन बेस इज नॉट गिवन वी विल कंसीडर बेस ई, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए। जब बेस नहीं गिवन है तो बेस ई ही मानना पड़ेगा, डन। दैट इज log x इक्वल टू log x टू द बेस ई, यहां तक क्लियर है। ओके, अब आ जाओ आप ऊपर, कहाँ पे छोड़ा था आपने, ऑब्जर्वेशन पे आ जाइए। किस पे चले आप अपन, सीधे ऑब्जर्वेशन। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वही 5 ऑब्जर्वेशन जो इधर और उधर, फटाफट रीड आउट करूं मैं, सेव करता हूं। देखो उसकी डोमेन क्या थी, एनी रियल नंबर, इसकी रेंज क्या है, एनी रियल नंबर, उसकी रेंज क्या थी, पॉजिटिव रियल नंबर, आउटपुट उसका पॉजिटिव आता था, इसका इनपुट पॉजिटिव है, यानी कि लॉग जिस पर लगाते हैं, जिस नंबर पे लगाते हैं, जो वैल्यू पे लगाते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव नंबर पे ही लगाते हैं। मैं कभी भी लिखूं log -3 तो ये लिखना ही इनवैलिड है, मैं कभी भी लिख दूं log -10 ये लिखना ही इनवैलिड है। लॉग जिस पर लगाते हैं, जो इनपुट है उसका, दैट हैज टू बी पॉजिटिव। लॉग 0 लिखना भी बेवकूफी है, लॉग 1 से स्टार्ट होगा, या जीरो से भी, जीरो से बड़ा नंबर 0.1 0.2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लॉग 0.1 लिखना भी ठीक है, ठीक है, डन। ओके, आंसर इसका लेकिन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, आंसर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आंसर तो पावर है, पावर कुछ भी हो सकती है। ओके ठीक है, ए लॉगरिथमिक फंक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0, वेरी इजी, कल जो हमने सीखा था उसका उल्टा हो रहा है। एक जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा ऐसे शुरू होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट से 0,1 से पास होते हुए फिर वो, ठीक है, ठीक है, ये 0,1 से पास होता है ऑलवेज, डन। और जो एक एक्सपो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो यहां से ऐसे शुरू होता है, ऐसे, है ना, मतलब इसको छुएगा नहीं, इसको छुएगा नहीं, शुरू कहां से होता है, अब फिर आप ही कह रहे हो 1,0 से शुरू, शुरू यहाँ से नहीं होता है, यहाँ से पास होता है, वो भी यहाँ से शुरू नहीं होता है, यहाँ से पास होता है ना। शुरू तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बहुत नीचे से शुरू होगा, अभी चलो पूरा ही दिखा देता हूँ, ये लो, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाओ, बहुत नीचे से शुरू होगा वो, यहाँ से ऐसे शुरू होगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ लेकिन इस पॉइंट से वो पास होता हुआ फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, डन।
तो इट ऑलवेज पासेस थ्रू 1,0। तो ऑब्जर्वेशन ये ट्रू फॉल्स में काम आएंगे आपको। कोई भी पूछे कौन सा फंक्शन जो हमेशा 1,0 पे पास होगा, टेक एनी बेस, सो विल टेक लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन आर आल्सो एवर इंक्रीजिंग, वो भी हमेशा एवर इंक्रीजिंग ग्राफ थे, ये भी एवर इंक्रीजिंग ग्राफ है। एवर इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। जैसे डोमेन आप इधर से इधर चल रहे हो, जब आप डोमेन इधर से इधर चल रहे हो, उसका ग्राफ देखो, कुछ ऐसा एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पैरेलल दिखाई देता है ना, ऐसा। तो डोमेन जैसे आप इधर चल रहे हो तो वाई बढ़ ही रहा है ना। जैसे मैंने यहां से यहां तक एनालिसिस किया, तो यहाँ पे वाई क्या था और यहाँ पे वाई क्या था, देखो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आप एक्स को एनालाइज करो भाई, एक्स बढ़ा रहे हो तो वाई, अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक बहुत ही कॉमन सा लॉजिक है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। एक्स बढ़ाऊं तो वाई भी बढ़े और एक्स घटाऊं तो वाई भी घटे, ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शंस। और एक्स घटाऊं तो वाई बढ़े और एक्स बढ़ाऊं तो वाई घटे, उल्टा हो, ये होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो जैसे मैंने एक्स बढ़ाया 4 से 7 किया, तो वाई देखो 2 से 3.5 हो गया। कहीं पर भी देख लो, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देख लो, तो ये एवर इंक्रीजिंग है किसी भी पॉइंट से। जैसे सपोज करो यहां से लेके और यहां तक एनालिसिस किया किसी ने, तो 8 से जैसे ही 12 हुआ तो वाई देखो कुछ तो बढ़ाइए, घट नहीं सकता। घटेगा का जब ये ऐसे हो जाए, और ये फंक्शन कभी भी ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही इनफाइनाइटली ऐसे चलता रहेगा जितना आगे तक डन। ठीक है, सो लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये भी एवर इंक्रीजिंग होते हैं। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही, ऐसा नहीं कि सर ये तो उल्टे चलते थे ना तो ये डिक्रीजिंग होंगे ना, ये भी एवर इंक्रीजिंग है। तो ये एक सिमिलैरिटी कह सकते हो दोनों में। ओके, आगे बढ़ो। हाँ जी, अब ये फिफ्थ पॉइंट वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर भी पॉइंट, जिनको ध्यान से सुनो फिफ्थ पॉइंट को। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस tends towards the large negative values as the value of x tends towards 0। यहां तक समझो, x की वैल्यू जैसे जैसे जीरो की तरफ टेंड करोगे, जीरो तो कर नहीं सकते, जीरो की तरफ टेंड ही कर सकते हो। x की वैल्यू जीरो को करने का मतलब है ग्राफ को y एक्सिस से टच करवा देना, वो तो कर नहीं सकते आप। उस y एक्सिस के नजदीक ला सकते हो ना, x की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड कर सकते हो, पर छू तो नहीं सकते उसको। जैसे जैसे x की वैल्यू जीरो के करीब आती है, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू लार्ज नेगेटिव वैल्यू बनती जाती है। जैसे कि अभी मैं 1 से 0.5 आया तो y की वैल्यू -1 आई थी बेस 2 पे आई थी। और फिर मैं 0.5 से और जीरो के करीब आया 0.125, तो वो -1 से -3 आ गई। तो जैसे जैसे आप जीरो के करीब जाओगे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव साइड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती। तो जैसे जैसे बिल्कुल करीब आ जाओगे तो वो लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स आ जाएगी और वाई आ जाएगी, नीचे की साइड आ जाएगी। जैसे मान लो -10,000 -20,000 आंसर इसका आ सकता है, पर वो कभी भी जीरो पे टच नहीं हो सकती। बट द वैल्यू ऑफ एक्स हेयर कैन नेवर बिकम जीरो और नेगेटिव। इसका मतलब है द ग्राफ ऑफ एनी लॉगरिथमिक फंक्शन, एनी मतलब कोई भी बेस ले लो, एनी मतलब कोई भी बेस ले लो, नेवर मीट्स द वाई एक्सिस। ये समझ आया? ओके ना? ठीक है, चलिए। तो 5 ऑब्जर्वेशंस क्लियर हैं, बोलो ग्राफ से समझाने की जरूरत है क्या इसको? 5 ऑब्जर्वेशन देखो, 1 से आप जैसे इधर की साइड जाओगे, जीरो की तरफ टेंड करोगे तो फंक्शन, अच्छा एक और चीज, इसका ग्राफ 0,1 से पास होता है। एक ऑब्जर्वेशन फोकट का ले लो मेरी तरफ से, ऐसे बनेगा, और इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसे बनेगा, लाइक दिस। डन। तो ये वाला कहां से पास होता है? 0,1। ये वाला कहां से पास होता है? डन, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब 0,1 पे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट का क्या है? बाउंड्री है। तो जैसे ही आप इसको क्रॉस करके इधर आ जाओगे, एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले लोगे, मतलब 0,1 जैसे आप क्रॉस कर दोगे तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और इसमें 1,0 क्रॉस कर दोगे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, चेक करो। समझ आया? किसी ने कहा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या चीज है जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है? आप कहोगे एक्स की वैल्यू, आप कहोगे एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव जीरो तीनों हो सकती है। किसने कहा किस जगह पे आके वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है? जैसे ही वो 0,1 को क्रॉस करती है, जैसे ही वो 0,1 को क्रॉस करती है एक्स की वैल्यू नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। किसी ने कहा कि लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या चीज है जो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है? आप कहोगे वाई की वैल्यू। आप क्या कहोगे?
क्योंकि देखो सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में y है पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। किसी ने कहा किस पॉइंट के बाद नेगेटिव शुरू होती है, आप कहोगे 1,0 से आप x को और नेगेटिव करना शुरू करो, मतलब नेगेटिव तो नहीं कर सकते, मतलब कम करना शुरू करो उसको, आपको y का ग्राफ जस्ट उससे इधर क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x को 0 से गिराओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x को 0 से गिराओ, y जो है 0 की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। और लॉगरिथमिक फंक्शन में y को 0 से गिराओ, x जो है इसकी तरफ बढ़ता हुआ जाएगा, पर ना तो ये इसको छू सकता है ना ये इसको छू सकता है। अब एक लास्ट ऑब्जर्वेशन, अभी आपके नोट्स में तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है, मैं इसी में बता देता हूं। हर एक इनवर्स फंक्शन एक दूसरे की मिरर इमेज होती है अगर y इक्वल टू एक्स को मिरर बना दिया जाए। ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी एनालिसिस किया था। ये y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ है क्या, बताओ, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ यही होता है क्या, 45 डिग्री, y इक्वल टू एक्स, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 में यही होता है। तो अगर y इक्वल टू एक्स को मिरर मान लिया जाए तो हर एक इनवर्स फंक्शन और उसका ओरिजिनल फंक्शन अगर सेम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस की तरह दिखाई देगी। ये देखो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो आप देखो आईने में अगर आप इसको देखोगे तो वैसा दिखाई देगा और इसको देखोगे तो वैसा दिखाई देगा ना, राइट बिकम्स लेफ्ट, लेफ्ट बिकम्स राइट, तो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना। तो कोई भी कहे कि लॉगरिथमिक फंक्शन की मिरर इमेज क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की मिरर इमेज क्या होगी, लॉगरिथमिक फंक्शन, पर आपको मिरर किसको मानना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स को मानना पड़ेगा। ओके, समझ आया, ठीक है। आइए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा यही, यहां तक तो हो गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन टू द सेम बेस ऑन द सेम ग्राफ, बेस सेम हो और ग्राफ भी सेम हो, ठीक है। सो y इक्वल टू बी टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया, और y इक्वल टू लॉग x टू द पावर टू द बेस b, लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिया। बेस इसमें भी b लिया है, बेस इसमें भी b लिया है, तो अगर मैं इसको क्या मान लूं, एक मिरर मान लूं, क्या मान लूं, मिरर। इसका कलर चेंज करने दो तो ये हाईलाइट होगा। लेट्स से दिस बी ए मिरर, ठीक है। अगर मैं इसको मिरर मान लूं तो देखो वो और ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस कहलाएंगी। ये कौन से पॉइंट से पास होके जा रहा है, 1,0, 0,1, और ये 1,0, डन। तो ये आप बना लेना, है ना, हो गया इतना, ठीक है। नोट क्या है इसका, व्हेन वी ड्रॉ द टू ग्राफ्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ग्राफ टू द सेम बेस, जो कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बोथ द ग्राफ्स एक्ट एज बोथ द ग्राफ्स एक्ट एज मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, टेकिंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स एस मिरर, y इक्वल टू एक्स मिरर, डन। यहाँ तक क्लियर है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक आज शुरू हो गया, यहाँ से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बच्चे इस चैप्टर में पढ़ना जरूरी ही नहीं समझते, इंटीग्रेशन में फंस जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है उनके साथ, और वहां पे टीचर पढ़ाता भी नहीं है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाने थोड़ा ना बैठा हुआ इंटीग्रेशन में। पर यहाँ पे तो बुक नहीं पढ़ाया है, तो हमको पढ़ना ही था, तो फिर जब पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ें। और एंट्रेंस एग्जाम में तो पूरी बैंड बज जाती है विदाउट प्रॉपर्टीज। हो सकता है कि कैसे तैसे करके आप विदाउट प्रॉपर्टीज, जैसे तैसे करके आप 12th बोर्ड तो निकाल लो, क्योंकि थोड़ा सा कम इंप्लीकेशन है, कह सकता हूं मैं। इंटीग्रेशन में ये बस थोड़ा बहुत रोल, वो भी वैसा क्वेश्चन आया तो, मान लो वैसा क्वेश्चन ही नहीं आया तो फिर कोई रोल ही नहीं है, एक तरीके से मानो। डिफरेंशिएशन में भी हो सकता है थोड़ा बहुत रोल, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम कोई सा भी ले लो बेटा, बच ही नहीं पाओगे अगर आप प्रॉपर्टीज नहीं जानते हो तो, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने की जरूरत क्या है। हालांकि ये प्रॉपर्टीज खत्म हो रही है, उसके बाद डेरिवेटिव पोर्शन स्टार्ट हो रहा है कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, लेकिन एक बार के लिए मैं डेरिवेटिव पहले बता देता हूँ, एक बार के लिए मैं रफली मैं डेरिवेटिव पहले बता देता हूँ। तो बेटा लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने शीट में डायरेक्ट याद भी किया है, बोलो 1/x। सो हमने ये सीखा है कि d/dx ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, और यहाँ पे अंडरस्टूड है कि बेस क्या है, ई, ठीक है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है टू द बेस ई, लेकिन कल को मैंने कहा log x टू द बेस 2 का डेरिवेटिव बताओ, तो कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। जो शीट में हमने लिखा है वो तो टू द बेस ई का फॉर्मूला लिखा है, जो शीट में हमने लिखा है वो टू द बेस ई का फॉर्मूला लिखा है। अगर बेस बदल जाए तो फिर क्या हो, आई डोंट नो, पता ही नहीं।
तो यानी कि लॉग के बेस कैसे बदले जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज हमको सीखनी पड़ेगी, और जब हम वो सीखेंगे तो फिर एक दो प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा, यानी 3 प्रॉपर्टीज और एक स्पेशल केस, 4 प्रॉपर्टीज हैं जो हमको सीखनी है। तो कारण समझ में आया मैं क्यों सिखा रहा हूँ प्रॉपर्टीज, क्योंकि log x टू द बेस e इतना ही मेरा स्कोप है, 1/x इसका डेरिवेटिव होता है, लेकिन कल को log x टू द बेस 2 3 4 e के अलावा कोई भी नंबर ले लूं, 10 ही ले लूं, तो उसका डेरिवेटिव निकालना ही नहीं आता मुझे। अरे भाई डिफरेंशिएशन चैप्टर में डेरिवेटिव नहीं निकालना आता तो क्या पढ़ा फिर हमने, क्या पढ़ाई करी हमने? समझ गए? ओके। सो पहली प्रॉपर्टी मुझे बड़ी पसंद है प्रॉपर्टी, क्योंकि इस पहली प्रॉपर्टी से है ना काफी चीजें आसान दिखाई देती हैं। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी क्या है ये, कैसे अपन बेस बदलते हैं, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। पहले प्रॉपर्टी देखो, ये क्या कह रहा है, log p टू द बेस a है, आपको a बेस को b बेस में बदलना है। अगर अगर आपको a बेस को क्या बदलना है, जैसे अभी 2 बेस था, 2 से e में बदलना था मुझे, ताकि मैं उसका डेरिवेटिव कर सकूं, क्योंकि e बेस का ही डेरिवेटिव आता है मुझे। सो आपको a नाम के बेस के इसको आपको b नाम के बेस पे बदलना है, बदल दो, ये p सेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर डिवाइड करना पड़ेगा एक कांस्टेंट नंबर से। और वो कांस्टेंट नंबर क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये ए जो बेस में था अब वो इनपुट बन जाएगा, और बेस जो ऊपर लिया जिसमें आप बदल रहे हो, जिस बेस में आप उसको बदल रहे हो वही दोनों सेम बेस यहां रहेंगे। अब बताओ आप log x टू द बेस 2 का डेरिवेटिव कैसे करोगे, आपको अब तक तो नहीं आता था, अब आप कैसे करोगे, आप इस 2 बेस को ई बेस में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ई बेस का ही आता है आपको। तो कैसे करोगे, डी बाई डी एक्स, तो चलो चलो एक बार डी बाई डी एक्स छोड़ो, पहले किसको बदल के बताओ, फिर डी बाई डी एक्स कर देंगे ना। तो क्या कर दूं मैं आपको, ई log x टू द बेस ई लिख दो, बिल्कुल आराम से, इसमें बदलना है आपको, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट नंबर होगा, नीचे वाला कांस्टेंट होगा, ऊपर वाला वेरिएबल होगा, नीचे वाले में एक्स नहीं नजर आएगा आपको, है ना। log जो बेस उल्ट पुराना था और बेस सेम, अब log टू द बेस ई में कहीं एक्स नहीं आ रहा तो इट इज ए कांस्टेंट नंबर। इसका डेरिवेटिव करने का मतलब इसका डेरिवेटिव करना, इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव करना, और इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव करने के लिए ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय log 2, ठीक है ना, और डी बाई डी एक्स केवल अब इसका करना है, और इसका मैं जानता हूँ 1/x। हो पाया ना, देखो उसका डेरिवेटिव चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी से, 1 बाय, इसको और फर्दर सॉल्व कर लो, 1/x log 2, 1 डिवाइडेड बाय x इंटू log 2, और log 2 कह रहा हूँ तो टू द बेस ई होगा, अंडरस्टूड है। कुछ भी बेस नहीं कहते हैं तो log 2 का फिर बेस ई माना जाएगा वहां पे, ठीक है, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी तो याद हो गई क्या, ये प्रॉपर्टी याद हो गई। नाउ लेट अस टेक द प्रूफ। ये सर इसका कोई प्रूफ तो बताओ, ऐसे कैसे आपने बना दी। सो प्रॉपर्टी याद है आपको अनुष्का, बोलो, ये वाली, हाँ, टी टी से जिस चीज से सीखा था उसी से करो, है ना। का अगर मुझे ए का बी बेस करना है तो मतलब ऊपर और नीचे सेम बेस रहेगा, कैसे भी आप करो, इसको प्रूव करना है आपको। एक काम करो, आप इसको तो ले लो एक्स, इसको ले लो वाई फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, और इसको ले लो जेड, ठीक है। बोलो एक्स की वैल्यू क्या है, log p टू द बेस है। बोलो वाई की वैल्यू क्या है, बोलो जेड की वैल्यू क्या है। भूल जाओ, मुझे लॉग आता ही नहीं है। आपको एक्सपोनेंशियल तो आसान लगता है, आपने कहा ना मुझे एक्सपोनेंशियल आसान लगता है, तो सृष्टि इसको एक्सपोनेंट में बदलो, इस एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंट फंक्शन के एक्सप्रेशन में बदलो, एक्सपोनेंट में बदलो तो फिर लॉग क्यों कह रहे हो, ये अभी लॉगरिथमिक फंक्शन के एक्सप्रेशन में है। अब आप इसको ए टू द पावर एक्स इक्वल टू पी ऐसे ही लिखेंगे, ए टू द पावर एक्स इक्वल टू पी, बोलो ऐसे लिखेंगे। इसको बदलो बी टू द पावर वाई, ये पावर लॉग का जो आउटपुट है वो पावर है, बी टू द पावर वाई इक्वल टू, ऐसे कभी नहीं मानना कि बी की पावर पी है ना, इक्वल टू, ये क्या था इधर पी, इधर भी पी था इधर भी पी है, ठीक है फाइन। आगे बोलो बी की पावर जेड इक्वल टू ए, कोई डाउट नहीं है। अब भूल जाओ उसको, ये तो समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये पी है ना, मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या है, थर्ड इक्वेशन से, लेट्स से मैं 3 इक्वेशन मान लूं, इक्वेशन 1 2 3, तो थर्ड इक्वेशन से ए की वैल्यू क्या है, तो इधर ए की जगह डाल सकता हूं मैं इसको, बी की पावर जेड और उसकी पूरे की पावर एक्स इक्वल टू पी, ठीक है। ए की पावर एम इंटू एन क्या होता है, ए की पावर एम एन, सो बी की पावर एक्स जेड कर दूं उसको, एक्स जेड इक्वल टू पी,
और p की वैल्यू यहाँ से कॉपी पेस्ट करना, जरा क्या आ रही है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, b की पावर y। अब b की पावर xz और b की पावर y अगर बराबर हैं, अगर बेस सेम तो पावर भी सेम, यानी xz की वैल्यू, यानी x इंटू जेड की वैल्यू, या फिर ऐसे कहो, या फिर ऐसे कहो उसको कि z को उधर ले जाओ, x इक्वल टू ये रहा x, ये रहा y, ये रहा z। प्रूफ आपने माना था एक्स वाई जेड, तो x इक्वल टू वाई बाय जेड प्रूव हुआ, दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस बाय दिस प्रूव होगा। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद करनी है, और प्रूफ आपने किया होता है तो आपको विश्वास होता है कि मैं प्रॉपर्टी सही इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके ना, डन। इसका प्रूफ आपको आपके नोट्स में भी नोट डाउन करना है। समझे क्या, समझे क्या बोलो। इट विल रियली हेल्प यू इन योर एंट्रेंस एग्जाम। देखना आप एंट्रेंस एग्जाम बड़े आसान लगेंगे। ये जो भी मैंने किया वही का काम किया है मैंने। इसको एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, इसको जेड ले लिया, यहाँ से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बना दी, इक्वेशन 1 2 3 मार्क कर दिया। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल दी मैंने बी की, ए की सॉरी, तो बी टू द पावर जेड की पावर एक्स इक्वल टू पी हो गया। एक उसको इक्वेशन 4 मार्क कर दिया, और फिर पी की वैल्यू मैंने इक्वेशन 4 से 2 में डाल दी, तो बी और बी सेम हो गए, बी और बी सेम हो गए, तो ये पावर से पावर मैच हो गई, वाई इक्वल टू जेड एक्स, और वाई इक्वल टू जेड एक्स में मैंने जेड को इधर नीचे बुला लिया, सो एक्स इक्वल टू जेड वाई बाई जेड, ठीक है ना। और फिर मैंने वापस जी सब्सटीट्यूट कर दिया, सो एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, जेड की वैल्यू, डन। चलें सेकंड प्रॉपर्टी पे। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी। क्या नाम याद तो करो तो आपको प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी बोलो, याद रखना प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी ही होती है, सम टू प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कुछ होती ही नहीं है। सम टू प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कभी भी होती ही नहीं है लॉगरिथमिक में, हमेशा क्या होती है, प्रोडक्ट टू सम होती है। सेकंड प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट। ये क्या कहती है, ध्यान से सुनो, पहले समझ लो। ये क्या कह रहा है, बेस अगर सेम हो और लॉग जिस पर अप्लाई कर रहे हो वो दो रियल नंबर्स का क्या हो, प्रोडक्ट। और लॉग वैसे भी पॉजिटिव रियल नंबर से अप्लाई करते हैं, तो दो पॉजिटिव रियल नंबर्स का प्रोडक्ट। नेगेटिव का तो कोई स्कोप ही नहीं। पी भी पॉजिटिव, क्यू भी पॉजिटिव। तो इसको जब आप स्प्लिट करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट है ना, वहां पे ये सम हो जाएगा। तो अजीब सा लगता है कि ऐसे कैसे हो गया, अभी प्रूफ बताएंगे, डोंट वरी, है ना। ठीक है, ऐसा क्यों होता है पता है। अभी अभी आपको मैंने कहा कि लॉग का आंसर एक पावर होती है, तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती है, ये हो रही है पावर्स ऐड। लॉग का आंसर मतलब लॉग पी टू द बेस भी जो भी एक पावर है, लॉग पी क्यू टू द बेस भी कोई पावर है, तो पावर ऐड हो रही है। तो वैसे अब हम कैजुअली सोचें तो भी, तो जब प्रोडक्ट्स करते हैं अपन दो एक्सपोनेंट्स का, तो अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड कर देते हैं ना, उसी लॉजिक से इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, पी इंटू क्यू है ना अगर आपको, तो आपको क्या करना है, लॉग पी टू द बेस भी अलग कर देना है, लॉग क्यू टू द बेस भी अलग कर देना है, और दोनों के बीच में लेकिन प्लस का साइन लगाना है। लेकिन इसका उल्टा कभी भी सच नहीं होगा कि इधर प्लस है तो इधर इंटू लगेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर इधर प्लस है तो उसको ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको फर्दर सॉल्व ही नहीं कर सकते। अगर पी और क्यू जुड़ रहे हैं तो जोड़ दो, नहीं तो पी प्लस क्यू ही लिखना पड़ेगा, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। न- ना, तब वही तो कह रहा हूं, सम टू प्रोडक्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, सम टू सम ना, सम करने का मतलब ये, अगर मैंने इसको सम टू सम कर दिया तो प्रोडक्ट टू सम भी यही आंसर आ रहा था, सम टू सम भी यही आंसर आ रहा था, तो फिर तो इसका मतलब पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू बराबर हो गया। ऐसा होता है कि कभी पी प्लस क्यू और पी इंटू क्यू बराबर है, नो। सो देर इज नो सच प्रॉपर्टी सम टू प्रोडक्ट, है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, ओनली प्रोडक्ट टू सम। इसका प्रूफ बता दें आपको, प्रॉपर्टी याद हुई, याद रहे इसमें बेस तीनों में सेम रहेगा, है ना। वो तो थी चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी, इसलिए बेस बदल रहा था, लेकिन अब जो प्रॉपर्टीज आएगी उसमें किसी में भी बेस नहीं बदलेगा, है ना। बी बी बी, ठीक है। ओके, टेल मी, क्या याद करिए आपने प्रॉपर्टी बोलो। लॉग पी इंटू क्यू टू द बेस पी को आप स्प्लिट कर सकते हो, लॉग पी टू द बेस बी प्लस प्रोडक्ट टू सम। नाम याद रहेगा तो फिर प्रॉपर्टी याद रहेगी, प्रोडक्ट टू सम, लॉग टू द बेस, डन। ओके, पिछली बार की तरह इसको x, इसको y, इसको z ले लें, x y z। अब आपको x इक्वल टू वाई प्लस जेड प्रूव करना है कुल मिलाकर, ठीक है ना। तो बोलो x क्या लिया आपने, बोलते जाओ। पी क्यू टू द बेस बी, पी क्यू को ब्रैकेट में लगा देना, ठीक है। y क्या लिया आपने, लॉग p टू द बेस b, z क्या लिया आपने, ठीक है। पिछली बार की तरह ही इसको आप उसमें कन्वर्ट कर दें एक्सपोनेंट में, क्योंकि लॉगरिथमिक में हमको समझ ज्यादा नहीं आता, तो ठीक है।
मैं एक्सपोनेंट में समझ लेंगे। करो सृष्टि इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट। इक्वल टू बी, सही है। अनुष्का योर टर्न। ठीक है, सृष्टि अगेन। ओके, सो इक्वेशन 1 2 3 पिछली बार की तरह, अब इसको भूल जाओ, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 3 गिव्स मी LHS से LHS मल्टीप्लाई होगा तो b टू द पावर y इंटू b टू द पावर z हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा p इंटू क्यू यानी पी क्यू की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से पुटअप कर दो प्लीज, b की पावर x, डन। अब इधर जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इट इज लाइक b की पावर y प्लस z, उधर b की पावर x। अच्छा, बेस सेम तो पावर बराबर, तो यानी y प्लस जेड इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू वाई प्लस जेड प्रूव हुआ। ये रहा आपका x, ये रहा आपका y, ये रहा आपका z। ठीक है, डन। ओके, चले नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। एक लास्ट प्रॉपर्टी और रह जाती है हमारी इसके बाद, और फिर एक छोटा सा स्पेशल केस उसी प्रॉपर्टी का ना। इसका प्रूफ जैसा जैसा मैंने आपको बताया वैसे वैसे है, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप पॉज करके देख लें। सेम टू सेम जो मैंने बताया ना वही काम किया। 2 and 3 को पहले मल्टीप्लाई किया है, और फिर एक वैल्यू मैंने फर्स्ट में से पुटअप करी। 2 and 3 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, और उसके बाद फिर फर्स्ट में से मैंने पुटअप कर दी, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड हो गया। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू अगेन पुटअप कर दी मैंने, तो वो जो मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए वो प्रूफ हो गई। ठीक है, अब इसका स्पेशल केस समझ लो पहले तो। नहीं, ये इसका स्पेशल केस नहीं है, स्पेशल केस अब ये है, मतलब ये तो एक छोटी सी बात है। देखो, जो इनटू के साथ होता है वो डिवाइड के साथ होता है, तो अगर इनटू में प्लस आ रहा है तो डिवाइड में माइनस आएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। तो यानी इनटू और डिवाइड में चलेगा, प्लस और माइनस में नहीं चलेगा। ये भी प्रोडक्ट टू सम ही मानो। अब लो स्पेशल केस ऑफ प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी। देखो, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं कहूं, आपने कहा log p q टू द बेस b क्या होता है, बोलो। टू द बेस q नहीं, log q टू द बेस b। log q पे लग रहा है, आपका फोकस ये होना चाहिए कि वो तो प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है, वो तो फिक्स हो गया, सेटिंग्स है वो तो। आप log को q पे लगा रहे हो, log q टू द बेस, ठीक है। ये तो आपने अभी सीखा ही है, इसका स्पेशल केस बनाना है। तो स्पेशल केस ये है कि p और q को जरा बराबर करना है एक बार, p और q को इक्वल कर दो, तो क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे इसमें, बोलो। p इक्वल टू q कर दूं अगर मैं, तो p इंटू पी हो जाएगा ये, तो p स्क्वायर हो जाएगा टू द बेस p। इधर आओ, ये दोनों सेम हो जाएंगे, log p टू द बेस b, log p टू द बेस b। अब जब सेम सेम है तो टू log ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, तो इधर तो लिख दो log p स्क्वायर टू द बेस p, इधर क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ log p टू द बेस। ये बन गया आपका स्पेशल केस। देखो, अगर जिस पे आप लॉग लगा रहे हो उसकी कोई पावर दिख जाए, चुपचाप उस पावर को नीचे उतार दो और बाकी हुई चीज लिख, वेरी इजी। तो यहां से ये तो 2 पावर बनी थी मान लो, लेकिन इनफाइनाइट टाइम से ऐड होता, 3 टाइम्स ऐड होता तो 3 पावर बनती, 4 टाइम्स। तो जो प्रॉपर्टी बनेगी वो ये बनेगी कि लॉग पी टू द पावर एन टू द बेस पी होगा, एन को नीचे उतारो, एन लॉग पी टू द बेस पी, और बेस सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी तो खत्म हो गया, बेस कमी किसी प्रॉपर्टी में बदलेगा नहीं, बेस तो केवल इसी प्रॉपर्टी में बदलना था जो बदल गया। समझ गए क्या? दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी, जो कि स्पेशल केस हमने कर लिया। पढ़ लो इसको, और फिर एक डेरिवेटिव करना तो आपको आता ही हो, तो बस रिवाइज ही कराना है। स्पेशल केस ऑफ प्रोडक्ट टू सम प्रॉपर्टी, we have this putting p equal to q, तो p into p p स्क्वायर, इधर सेम 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 सेम, तो इन दोनों चीजों को फोकस करो। ये क्या हो रहा है, अरे 2 नीचे आ रहा है, 2 उतर के नीचे आ रहा है, डन। 2 log p to the base p, so we conclude that, so we can conclude that log p to the power n, ये पूरा नंबर है ना, इस पे पूरा लॉग लग रहा है, और बेस तो फिक्स है b, तो इसमें क्या होगा, बेस सेम रख दो और पावर को नीचे उतार दो, ठीक है। अब मुझे बताओ log 2 क्यूब क्या होगा, मतलब चलो देखो अब कितना मजा आएगा आपको लॉग सॉल्व करने में। बताओ log 8 क्या होगा, 3 log 2 होगा, क्योंकि ये 2 क्यूब होता है, 3 log 2 होगा। यानी कि 8 पर log लगाओ और 2 पर log लगा के 3 गुना करो, सेम आंसर है। 2 नंबर पे log लगाओ, अब कुछ भी बेस नहीं ले रहा हूं तो ई ई
ठीक है, बेस दोनों जगह सेम हुआ, ठीक है ना, डन। ठीक है, सो ये हो गए हमारी प्रॉपर्टीज। एंड फाइनल ये तो कर ही लिया हमने, स्पेशल टाइप्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, एंड कर दिया ना तो। अब अगर कुछ होता नहीं है तो अपन इसलिए मानते हैं क्योंकि जब कुछ नहीं बोलते हैं तो नेचुरली जो होता है उसको मानना पड़ता है, और उसका नाम नेचुरल लॉग रखा गया है। ठीक है, ओके, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ भी नहीं है खत्म, इतनी सारी रामायण करी, डिफरेंशिएशन तो पहले ही बता चुके थे आपको, पहले ही जानते थे आप, है ना, क्या डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू क्या होगा, यानी कि log x कह दूं या log x टू द बेस e कह दूं, आंसर एक ही होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1/x, ऑब्वियसली x जीरो नहीं ले सकता क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। एंड इवन मैं तो यहाँ पे ये भी श्योर हूँ, मैं तो यहाँ पे ये भी श्योर हूँ कि x नेगेटिव भी नहीं है, x ग्रेटर देन जीरो है। क्यों, क्योंकि इधर मैं जो नंबर लूंगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो इधर भी जो नंबर आएगा वो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। तो उसने तो खैर इस फंक्शन के हिसाब से बात रखी कि x जीरो मत लेना, लेकिन मेरे को तो ओवरऑल पता है, मैंने पूरा लॉग पढ़ा है, तो मुझे पता है कि जीरो तो छोड़ो, जीरो से छोटा नंबर भी नहीं होगा, ओनली ग्रेटर देन जीरो नंबर ही यहाँ पे आएगा। ओके, ठीक है, सो दैट इज इट। ये हमारा यहाँ पे टॉपिक ओवर एक्सपोनेंशियल एंड और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंट चीजें मैंने आपको बताया था कल स्टार्ट करते टाइम कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन डिफरेंट चीजें। तो ये फिफ्थ एक्सरसाइज है, इसका फोर्थ एक्सरसाइज में कोई रोल नहीं है ना। ठीक है, तो फोर्थ एक्सरसाइज कल एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स पे बेस्ड है। आपका हो गया कि एक्सरसाइज इतनी सरल है, टॉपिक से मतलब ये मान के चलो, टॉपिक उससे 10 टाइम्स ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि टॉपिक में तो अपन ने सब कुछ ही सीखा। एक्सरसाइज में वो थोड़ी ना पूछेगा व्हाट इज लॉग, एक्सरसाइज में थोड़ा ना कहेगा कि log 2 + log 3 जोड़ के बताओ, नहीं कहेगा वो। एक्सरसाइज में तो डेरिवेटिव कराएगा, वो तो दो ही फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले हैं बस हमारे पास, ठीक है ना, e⁻x, a⁻x का डेरिवेटिव एंड log x का डेरिवेटिव टू द बेस e। और बेस चेंज कर दें तो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टीज आप भी चेंज कर देना, वैसे एक्सरसाइज में है ही नहीं चेंज करने वाले क्वेश्चन, लेकिन अगर कर दें बेस चेंज तो आप चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी से पहले बेस चेंज कर देना फिर डेरिवेटिव कर देना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।